मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो हम लोग पंजाब राज्य और सिख धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पंजाब वाले क्षेत्र में धार्मिक आंदोलन होता है, जिसके कारण जो है एक नए धर्म का उदय होता है। कौन सा? सिख धर्म। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। तो ये हमने बताया था पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, 5 नदियों का क्षेत्र ये इस तरीके से पूरा क्या था, उस समय पंजाब हुआ करता था। ये वाला पूरा क्षेत्र था पंजाब का। ठीक है। अब अभी तक हम लोगों ने देखा किस तरीके से जो है इन्होंने, अंग्रेज़ों ने बंगाल को 2 युद्ध से हड़प लिया। बंगाल को 2 युद्ध से हड़प लिया। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध, और अंततोगत्वा इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है कब? 1765 में। कब होती है? 1765 में। और इलाहाबाद की संधि के समय लॉर्ड क्लाइव जो है यहाँ का क्या था? गवर्नर, बंगाल का गवर्नर था। तो लॉर्ड क्लाइव के समय बंगाल को क्या कर लिया जाता है? 1764 में जो है इसका अधिग्रहण हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद में हम लोगों ने देखा इधर जो है आपका कर्नाटक वार होता है। कर्नाटक युद्ध कितने होते हैं? 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। तो कर्नाटक युद्ध में सबसे तीसरे समय युद्ध में कौन सा युद्ध होता है? 1760 में कौन सा युद्ध होता है? बांडीवास का युद्ध। तो बांडीवास के युद्ध से कर्नाटक को विजित कर लेते हैं, यहाँ से जो है फ्रांसीसी शक्ति को हराते हैं। और फिर इसके बाद में हम लोगों ने देखा मैसूर को। किसको हड़पे? मैसूर को। 1799 में मैसूर को हड़प लेते हैं। मैसूर में आंग्ल मैसूर युद्ध कितने होते हैं? 4। तो चौथा युद्ध जो होता है टीपू सुल्तान से, तो 1799 ईस्वी में मैसूर को हड़प लेते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ देखा मराठा साम्राज्य। कितने आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं? 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में 1818 में महाराष्ट्र को, यानी जो है मराठा क्षेत्र को अंग्रेज क्या कर लेते हैं? अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो ये सब हम लोगों को ध्यान रखना है। क्या? बंगाल में 2 युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। और कर्नाटक में कितने युद्ध? 3 युद्ध। वांडीवास के युद्ध से 1760 में कर्नाटक को अपने कब्जे में। और मैसूर में कितने युद्ध? 4। तो चौथे युद्ध 1799 में मैसूर पे कब्जा, और 1818 में 3 युद्ध करके, और लास्ट में 1818 में मराठा क्षेत्र को जीत लिया। तो इस तरीके से यहाँ तक अभी इतना कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का भारत में। अब हम लोग यहाँ पर जो है पंजाब की बात कर रहे थे। तो लास्टली पंजाब जो है 1849 में जो है ये किसका हो जाता है? अंग्रेज़ों का हो जाता है। ठीक। कल हम लोगों ने जो है देखा किस तरीके से धार्मिक आंदोलन होता है पंजाब वाले क्षेत्र में, और वहाँ पर सिख धर्म की स्थापना होती है। और उसके बाद में 1708 ईस्वी में इसके 10वें गुरु और आखिरी गुरु कौन से? गुरु नानक सिंह से शुरू हुआ। और इस तरीके से पहले गुरु जो है गुरु नानक जी थे। और गुरु नानक जी के बाद में जो है लास्ट गुरु जो थे कौन थे? 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो है इन्होंने क्या किया कि गुरु पद को ख़त्म कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु पद को ख़त्म कर दिया। 1707 में जो है ये नांदेड़ में थे। कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे। और 1708 ईस्वी में इनकी जो है एक पठान द्वारा हत्या हो जाती है। तो अब यहाँ से जब गुरु पद खत्म कर दिया, यानी कि अब राजनीतिक व्यक्ति आएगा। अब कौन आएंगे? राजनीतिक व्यक्ति। तो पंजाब राज्य की क्या होगी? स्थापना होगी। तो अब इस कड़ी में हम लोग यहाँ पर पंजाब राज्य की स्थापना कराएंगे। किस तरीके से जो है बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब राज्य राजनीतिक रूप से अस्तित्व में आता है। तो पहले व्यक्ति थे जो बंदा बहादुर थे। कौन थे? बंदा बहादुर। ये क्या थे? बहादुर थे। बंदा क्या थे? बहादुर थे, इसलिए इनका नाम बंदा बहादुर पड़ा। और किसके बंदे थे? गुरु गोविंद सिंह के बंदे थे। तो इनका जन्म होता है कहाँ पर? कश्मीर में। इनका जन्म होता है कहाँ पर? कश्मीर में। कब होता है? कश्मीर में इनका जन्म होता है 1670 में। 1670 में कश्मीर में किसका जन्म होता है?
इनका लक्ष्मण देव का, किसका जन्म होता है? लक्ष्मण देव का। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का जो वास्तविक नाम है, बचपन का नाम है, क्या था? लक्ष्मण देव। इनका जन्म होता है कश्मीर वाले क्षेत्र में। और ये फक्कड़ स्वभाव के आदमी थे। कैसे थे? फक्कड़ स्वभाव के। यानी फक्कड़ मतलब ये घूमना करते थे, वैंडरिंग करते थे। इनका काम था फक्कड़ी करना, इधर उधर घूमते रहना। तो घूमते घूमते कहाँ पहुँच जाते हैं? नांदेड़। कहाँ पहुँच जाते हैं? नांदेड़, महाराष्ट्र में। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो नांदेड़ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर मुलाकात होती है किससे? गुरु गोविंद सिंह से। किससे मुलाकात होती है? गुरु गोविंद सिंह जी से। गुरु गोविंद सिंह जी से मुलाकात होती है और गुरु गोविंद सिंह के शरण में जाते हैं, इनसे मुलाकात होती है। तो इस फक्कड़ बाबा लक्ष्मण देव से जो है प्रभावित होते हैं और जो है गुरु गोविंद सिंह के शिक्षाओं से, गुरु गोविंद सिंह के जो है विचारों से फक्कड़ देव भी प्रभावित होते हैं। कौन? लक्ष्मण देव। अब लक्ष्मण देव को बोलते हैं तुम्हारी ज़रूरत जो है अब पंजाब को एक राज्य के रूप में स्थापित करने की है। कहते हैं बेटा तुम जाओ कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ जाओ? पंजाब में। और कहते हैं पंजाब में जाओ और पंजाब राज्य की क्या करो? स्थापना करो। तो पंजाब राज्य की स्थापना होती है और यहाँ पर बनाते हैं लौहगढ़ को अपनी राजधानी। किसको बनाते हैं? लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। किसको बनाते हैं? लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। कौन? गुरु ये लक्ष्मण देव। अब इनका नाम हो जाता है गुरु बख्शदेव। गुरु बख्शदेव। क्या नाम हो जाता है? गुरु बख्शदेव। बख्शदेव, गुरु बख्शदेव के नाम से जो है अब ये जाने जाते हैं। किस नाम से? गुरु बख्शदेव। लेकिन चूंकि ये अपने आप को कहते हैं मैं बंदा हूँ किसका? गुरु गोविंद सिंह जी का। मैं बंदा किसका हूँ? गुरु गोविंद सिंह जी का। तो गुरु गोविंद सिंह जी के ये बंदे थे, इसलिए कहते हैं कि मैं बंदा बहादुर हूँ। कौन हूँ? बंदा बहादुर हूँ। तो इनको लोग जो है बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। वास्तविक नाम लक्ष्मण देव। वास्तविक नाम लक्ष्मण देव। गुरु बख्शदेव के नाम से इनको संबोधित किया किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और इनको बोला कि आप जा करके पंजाब वाले क्षेत्र में जो है एक राज्य की स्थापना करो, पंजाब राज्य की स्थापना करो। सिखों के क्षेत्र में पंजाब राज्य की स्थापना करो और लौहगढ़ को क्या बनाते हैं? राजधानी। लौहगढ़ आज जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा राज्य में स्थित है। तो लौहगढ़ को राजधानी बनाते हैं और पंजाब को एकत्रित करते हैं। इस तरीके से पंजाब राज्य अस्तित्व में आता है। पंजाब राज्य कैसे अस्तित्व में आता है? बंदा बहादुर के नेतृत्व में। बंदा बहादुर के नेतृत्व में। तो इस तरीके से 1707-8 से लेकर के 1716 तक जो है ये 7-8 वर्षों तक जो है इस क्षेत्र में शासन करते हैं। इस दौरान अब स्वतंत्र शासक हैं। क्या है? स्वतंत्र शासक हैं। तो इस दौरान ये प्रथम गुरु और 10वें गुरु के नाम से सिक्के जारी करते हैं। गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के नाम के क्या जारी करते हैं? सिक्के। तो प्रश्न आएगा कि बंदा बहादुर ने जब पंजाब राज्य की स्थापना की तो वहाँ पर किन दो गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए? गुरु गोविंद सिंह के और गुरु नानक देव के। 10वें गुरु और पहले गुरु, दोनों गुरुओं के नाम के क्या चलवाए? सिक्के। भाई सिक्के चलवाना इस बात का सबूत होता था कि जो है अब वो राजा क्या है? स्वतंत्र है। शासक क्या है? अपने राज्य का स्वतंत्र है, तभी तो सिक्के जारी करेगा। तो स्वतंत्र है और वही सिक्के इतिहास लेखन में बहुत काम के होते हैं। जब खुदाई होती है ना, सिक्के प्राप्त होते हैं या किसी म्यूजियम में रखे हुए होते हैं सिक्के, तो सिक्के पर समय लिखा होता है, सिक्के पर कोई ऐसे चिन्ह बने होते हैं, राजा का हो सकता है उसमें बना हो चिन्ह या कुछ ऐसी चीज़ बनी होती है उस राज्य के बारे में। तो जो इतिहासकार हैं उन सिक्कों को इकट्ठा करके और इतिहास लेखन का कार्य करते हैं। अब जो इतिहास लिखा जाएगा गूगल की सहायता से लिखा जाएगा। सब कुछ गूगल है। सब कुछ क्या है? गूगल है। किसी की भी इतिहास देखना हो, हिस्ट्री देखना हो, गूगल खोलो। हर जिसके पास एंड्रॉयड सेट है समझ लो उसकी प्राइवेसी ख़त्म है। वो कोई प्राइवेट उसका लाइफ नहीं है। वो अगर कहाँ पे जा रहा है, किससे बात कर रहा है, अगर जिससे बात कर रहा है उसके पास भी गूगल मतलब एंड्रॉयड सेट है तो गूगल बता देगा कि इतने बजे इतने समय तुम इससे बात कर रहे थे, इसके साथ थे। सारी प्राइवेसी ख़त्म। अब इतिहास लिखा जाएगा गूगल की सहायता से। इतिहास लेखक अब गूगल का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक तो जो है पुरातात्विक साक्ष्य होते थे और जो है लिखित साक्ष्य होते थे, जो पांडुलिपियाँ लिखी हुई मिली हैं उनको साक्ष्य बनाकर इतिहास लिखा जाता था। अब गूगल की सहायता से इतिहास लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने क्षेत्र में जो है क्या करते हैं? शासन सत्ता का विस्तार करते हैं। और इस दौरान जो है 1716 ईस्वी में जो है यहाँ पर गुरदासपुर है, पंजाब में ही क्या है? गुरदासपुर। कई युद्ध करते हैं, कई युद्ध होते हैं किससे? जो है मुगल साम्राज्य से। अब मुगल साम्राज्य यहाँ पर दिल्ली में समट गया है, अपने पतनावस्था में है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मुगल साम्राज्य जितने भी उसके उत्तराधिकारी सब क्या थे?
आवारा लंपट इस टाइप के थे ना, कोई है साहे बेखबर तो कोई लंपट मूर्ख है, कोई घृणित कायर है, इस तरीके से पदवियों से लोग यहाँ शासन करे, कोई रंगीला ही है, रंग में मस्त है। तो इस तरीके से जो है ये मुग़ल साम्राज्य खत्म हो रहा था। तो इस खत्म होते मुग़ल साम्राज्य से भी जो है बंदा बहादुर ने कई युद्ध किए और जीते भी। लेकिन एक गुरदासपुर का युद्ध होता है 1716 में। 1716 में गुरदासपुर का युद्ध होता है। इस युद्ध में बंदी बना लिए जाते हैं कौन? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को मुग़ल सैनिक क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं और गुरदासपुर से इनको ले जाते हैं कहाँ पर? दिल्ली। कहाँ ले जाते हैं? दिल्ली। और दिल्ली पर इस समय गद्दी पर था फर्रुख सियर। कौन था? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर था दिल्ली गद्दी पर। कौन बैठा था? फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर इनको जो है फांसी पर लटकवा देता है। किनको? बंदा बहादुर को। तो 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर जो है इनको मृत्युदंड हो जाती है, फांसी की सज़ा हो जाती है। तो इस तरीके से बंदा बहादुर जिन्होंने पंजाब राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसके बाद में कुछ समय तक चलता रहता है। इसके बाद में जो क्षेत्र है पंजाब वाला, ये छोटे छोटे जो है दलों में, छोटे छोटे जत्थों में टूट जाता है। तमाम छोटे छोटे जत्थे मतलब छोटे छोटे राज्य, पंजाबी में जत्था कहते हैं। जत्थे मतलब छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटे कृषक, ये सब किसान हैं ना, कृषक हैं, तो कृषक जत्थों में क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। लेकिन 1748 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था कपूर सिंह। जो है एक व्यक्ति थे, एक राजनीतिक व्यक्ति थे। 1748 ईस्वी में कपूर सिंह के नेतृत्व में जो है ये जो जत्थे थे, तमाम छोटे छोटे जत्थे थे कृषक समूहों के, इन जत्थों को यूनाइट किया जाता है। क्या किया जाता है? यूनाइट किया जाता है और दल खालसा की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? दल खालसा की स्थापना की जाती है। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और यहाँ पर दल, खालसा दल की स्थापना कौन करता है? कपूर सिंह। कौन, किसने किया? कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की। ये जो है जत्थे थे, जो पंजाबियों के छोटे छोटे कृषक समूहों के जो पंजाबी जत्थे थे, समूह थे, उनको क्या किया? यूनाइट किया। क्योंकि बंदा बहादुर के मरने के बाद में साम्राज्य जो है क्या हो जाता है? बिखर जाता है, छोटे छोटे राज्यों में बिखर जाता है। अब दल खालसा तो बन गया। इधर देखो एक कहानी और बनती है। इस दौरान जो है भारत में अहमद शाह अब्दाली आता है। कब? 1748 से लेकर के 1761 तक। 1748 से लेकर 1761 तक। और 1761 में जो है पानीपत का क्या होता है? तीसरा युद्ध। जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, काबुल वाले क्षेत्र में रहता है, शासन सत्ता संचालित करता है कौन? अहमद शाह अब्दाली। और ये भारत में प्रवेश करता है और पानीपत हरियाणा वाले राज्य में ही। और ये क्षेत्र किसका था? पंजाबियों का। बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर युद्ध हो जाता है जो है किसका? अहमद शाह अब्दाली और मराठों की। क्योंकि मराठे जो है यहाँ अटक तक पहुँच गए थे। कहाँ तक पहुँच गए थे? अटक तक। तो पंजाबियों को भी, जो पंजाबी राज थे, जो सरदार थे, सिख थे, उनके लिए भी ये नासूर थे। कौन? मराठे। उनके लिए भी ये नासूर थे। और जब इधर 1761 ईस्वी में क्या हो गया? जो है पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया। तो उसमें कौन हार जाता है? मराठे, अंग्रेज, अहमद शाह अब्दाली से। और इधर जो है मुग़ल साम्राज्य पतनावस्था में थी। मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो रहा था। अब अंग्रेज अभी भी जो है अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए थे, अपनी शक्ति स्थापित करें। तो इस युद्ध ने क्या किया? इस क्षेत्र में पंजाबियों को राज्य विस्तार करने में क्या किया? सहायता प्रदान किया। सहायता प्रदान किया। तो 1763 से लेकर 1773 के बीच में लगभग इस 10 वर्षों में पंजाबी राज्य में जो है 12 राज्य स्थापित होते हैं, 12 स्वतंत्र मिसल स्थापित होते हैं। जस्सा सिंह अहलूवालिया उस समय जो है, जो दल खालसा था उसका क्या था? नेता था। जस्सा सिंह, इसका नाम याद रखना, क्या नाम था? जस्सा सिंह अहलूवालिया। अहलूवालिया। तो जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में इस दौरान 1763 से लेकर 1773 तक जो है जो पंजाबी साम्राज्य था, पंजाबी राज था, वो 12 मिसलों में एक जो है विभक्त हो जाता है। कितने मिसलों में? 12 मिसलों में। मिसल मतलब छोटे छोटे राज्य, मिसल मतलब छोटे छोटे। पंजाब जो ये राज्य था ये 12 मिसलों में किसके समय में जो है स्वतंत्र हो जाते हैं? जस्सा सिंह अहलूवालिया के समय। जब जस्सा सिंह अहलूवालिया दल खालसा क्या थे? नेता थे। तो उनके समय में 12 मिसल में जो है पंजाब राज्य विभक्त हो जाता है।
क्यों? क्योंकि इनको पंजाब राज्य को क्या करना था, जो है पूरी तरीके से इस्टेब्लिश करना था। भाई मान लो केंद्रीय सत्ता बैठ करके यहाँ शासन सत्ता कर रही है, संचालित कर रही है, तो इसलिए जो है इतना जो है शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब 12 मिसल हो जाएंगे तो शक्तिशाली हो जाएंगे। अब ये मिसल जो थे, इस मिसल में 12 मिसल में ज़्यादा सब सारे महत्वपूर्ण नहीं है। एक था भंगी मिशन, एक कौन था? भंगी मिसल था, जो शक्तिशाली मिसल हुआ करता था। शुरुआत में ये मिसल क्या था? शक्तिशाली था, भंगी मिसल। और एक अहलूवालिया के ही नेतृत्व में एक मिसल स्थापित हुआ था, जिसका नाम ही क्या रखा गया? अहलूवालिया मिसल। कौन सा मिसल? अहलूवालिया मिसल, जो अहलूवालिया। और ये भंगी मिसल जो है छज्जा सिंह ने स्थापित किया था। भंगी मिसल किसने स्थापित किया था? छज्जा सिंह, ठीक है। ये थे छज्जा सिंह, किसी छज्जे से गिर गए होंगे, जन्म लिए होंगे, तो छज्जा सिंह नाम पड़ गया इनका। बुरा मत मानना पंजाबियों, ये है सही जो है। तो छज्जा सिंह जो है ये भंगी मिसल के क्या थे? जो है संस्थापक थे। और जस्सा सिंह अहलूवालिया मिसल के संस्थापक थे। और सबसे महत्वपूर्ण एक मिसल था सुकर चकिया। कौन था? सुकर चकिया, सुकर चकिया, ठीक है। सुकर चकिया जो है ये चरत सिंह के नेतृत्व में अस्तित्व में आता है। कौन सा? चरत सिंह। सुकर चकिया जो है किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आता है? चरक सिंह के। तो चरत सिंह के नेतृत्व में अस्तित्व में आता है कौन सा मिसल? सुकर चकिया। और ये मिसल महत्वपूर्ण मिसल था। इसी मिसल में जो है एक व्यक्ति, एक शासक जो है पंजाब का, जिसका जन्म होता है, क्या नाम था उनका? महाराजा रणजीत सिंह। अब हम लोग बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। और ये किस मिसल से संबंधित है? सुकर चकिया मिसल से। किस मिसल से? सुकर चकिया। तो प्रश्न आता है सुकर चकिया मिसल से कौन संबंधित था? महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है किस मिसल में? सुकर चकिया मिसल में। महासिंह जो सुकर चकिया मिसल के क्या थे? महासिंह सुकर चकिया मिसल के जब जो है नेता थे, तो उन्हीं के घर में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम था रणजीत सिंह। 1780 में एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम था जो है रणजीत सिंह। इनके पिता का नाम क्या था? महासिंह। महासिंह की मृत्यु हो जाती है 1792 में। महासिंह की मृत्यु हो जाती है 1792 में। तो सुकर चकिया मिसल का जो है नेता कौन बना? रणजीत सिंह। कौन बना? रणजीत सिंह। अभी इनकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। कितनी उम्र थी? 12 वर्ष। तो 12 वर्ष की आयु में सुकर चकिया मिसल का नेता कौन बनता है? महाराजा रणजीत सिंह। अभी रणजीत सिंह थे, राजा नहीं थे। तो राजा रणजीत सिंह अभी क्या बनते हैं? 1792 ईस्वी में सुकर चकिया के मिसल, क्योंकि इनके पिता महासिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इनके ये अभी अल्पवयस्क थे। ये क्या थे? अल्पवयस्क थे। तो अल्पवयस्क थे, इसलिए अभी जो है यहाँ पर एक काउंसिल का गठन किया जाता है शासन सत्ता संचालित करने के लिए। एक परिषद का गठन किया जाता है जिस परिषद में इनकी मम्मी, इनकी सास सम्मिलित थी। अभी देखो मतलब बाल विवाह हुआ कि नहीं हुआ? 12 साल की उम्र है और शादी हो जाती है, तभी तो सास आएगी। तो जो है 12 वर्ष की आयु में इनकी जो है मतलब जब सुकर चकिया मिसल के नेता बनते हैं, तो फिर सुकर चकिया मिसल को संचालित करने के लिए इनकी सास और इनकी मम्मी के नेतृत्व में एक क्या बनाया जाता है? परिषद। क्या बनाया जाता है? शासन संचालित करने के लिए परिषद का गठन किया जाता है। तो 1792 से लेकर के लगभग 1700 जो है 96-97 तक ये जो है इनके अंडर में शासन सत्ता संचालित करते हैं। बच्चा है अभी, तो लगभग 18 वर्ष की आयु तक ये क्या जो है अपने सास और अपनी मम्मी के नेतृत्व में शासन सत्ता संचालित करते हैं। कहाँ के? सुकर चकिया के। लेकिन जैसे ही वयस्क हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं। सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं। कौन? रणजीत सिंह। और यहीं पर जब 1797 ईस्वी में इन्होंने सत्ता अपने हाथों में ले ली, तो अब शुरू किया सुकर चकिया मिसल का क्या? विस्तार। सुकर चकिया मिसल का इन्होंने विस्तार शुरू किया और धीरे धीरे जितने कमज़ोर मिसल थे सबको क्या करते गए? जीतते चले गए। उसके बाद में इन्होंने अपना विस्तार शुरू किया और यहाँ तक जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर तक अपने विस्तार कर लिया। इधर कश्मीर वगैरह ये सब क्या करते चले गए? निगलते चले गए। अब ये विस्तार करते चले जा रहे थे। यहाँ पर एक नदी है सतलज नदी, और जब विस्तार के क्रम में यहाँ पर अभी अंग्रेज़ बैठे थे इस तरफ, तो अंग्रेज़ आ गए थे अवध वाले क्षेत्र के आसपास, इधर पूरा मुगल्स के क्षेत्र में। तो अंग्रेज़ों को लगा कि रणजीत सिंह हमारे लिए जो है नासूर बन सकता है। रणजीत सिंह हमारे लिए क्या बन सकता है? नासूर। तो 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह के साथ में एक संधि होती है, अमृतसर की संधि। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि।
तो याद रखना 1809 ईस्वी में अमृतसर की क्या होती है, संधि होती है। किसके साथ में? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। कौन सी संधि होती है? अमृतसर की संधि। क्योंकि ये अब अपने राज्य का क्या कर रहे थे? विस्तार कर रहे थे, राज्य का विस्तार कर रहे थे। इसलिए 1809 ईस्वी में इन्होंने जो है क्या किया, इसका जो मतलब क्या कहते हैं, अमृतसर की संधि की। लेकिन इस दौरान अभी इसको पहले एक और कहानी देख लो। इस दौरान 1798 ईस्वी में भारत में अब जो है अहमद शाह अब्दाली जो है अहमद शाह अब्दाली था, उसके अभी जो है नाती पोते शासन कर रहे थे अफ़गानिस्तान में। उसी में से जो जमन शाह उसका पौत्र था, पौत्र मतलब यहाँ पर आप लोग क्या कहते हो, नाती कहते हो ना, पौत्र या पोता उसको नाती कहते हो। तो अहमद शाह अब्दाली का पोता यानी पौत्र वो भारत आता है। कहाँ से? काबुल से, अफ़गानिस्तान से, जो इनका क्षेत्र था। अब यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली तो मर गया होगा, उस समय था नहीं, तो उसका पौत्र यहाँ पर जो है यहाँ का सरदार था, यहाँ का जो है अमीर था। यहाँ पर अमीर मतलब यहाँ के शासक थे, राजा थे। तो वो आक्रमण करता है, लाहौर और पंजाब को जीत लेता है, लाहौर और पंजाब को जीत लेता है। तो अब यहाँ पर चूंकि ये शक्तिशाली था इसलिए लाहौर और पंजाब को जीत लिया। अभी जो पंजाब का विस्तार कौन कर रहे थे? महाराजा रणजीत सिंह। अब उसको कौन जो है अपने कब्जे में कर लिया? जमान शाह। कौन? जमान शाह। जमान शाह कौन था? ये अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। अभी बहुत तेज़ी से इधर आया, पंजाब, लाहौर, ये सब बठिंडा पठिंडा सब जीतता चला गया। अब ये जीत लिया, लेकिन अचानक देखो, इसी को कहते हैं भाग्य। रणजीत सिंह का भाग्य अच्छा था कि काबुल में जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था वहाँ पर हो गया विद्रोह। जब वहाँ जो है अमीर वहाँ से यहाँ चला आया, हिंदुस्तान चला आया, तो अफगानिस्तान में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। और इसको सूचना मिलती है जमान शाह को कि तुम्हारे राज्य में विद्रोह हो गया, तुम चले हो अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे को जीतने। तो ये तुरंत आनंद फानंद में बढ़िया बुस्तर लपेटता है, अपने घोड़ा बैल सब लेकर के चल देता है कहाँ? पुनः काबुल की तरफ वापस। अब जा रहा होता है तो यहीं पर मैंने बताया एक नदी है चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब नदी है ना। अब इस चिनाब नदी को पार कर रहा था, तो पार करते करते इसकी कुछ तोपें, लगभग 12 तोपें इस नदी में गिर गईं। 12 तोपें कहाँ गिर गईं? चिनाब नदी में गिर गईं। अब चिनाब जल्दबाजी में था और पीछे रणजीत सिंह बैठे हुए थे जो खदेड़ दिए गए थे इस क्षेत्र से। उनको सूचना मिलती है कि जो है जमान शाह के तोपें कहाँ गिर गई हैं? चिनाब नदी में। तो रणजीत सिंह जो है अपने मैसेंजर से सूचना भिजवाते हैं कि जमान शाह तुम जाओ, विद्रोह को दबाओ और हम तोपें निकलवा करके नदी से तुम्हारे जो है काबुल भिजवा देंगे। चला जाता है जमान शाह, और इधर रणजीत सिंह क्या करते हैं? तोपों को निकलवा करके और जमान शाह के पास भिजवा जाते हैं। जमान शाह खुश कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा, हमारे तोपों को वापस कर दिया। कहते हैं खुशी में क्या चाहिए? तुम्हारा राज्य ले जाओ, जो मैंने जीत लिया है वो तुमको हम क्या करते हैं? दे देते हैं। तो लाहौर वगैरह फिर किसको दे दिया? रणजीत सिंह को। तो लाहौर को 1799 ईस्वी में इन्होंने क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। क्योंकि दे दिया जमान शाह ने किसको? जो है रणजीत सिंह को। तो लाहौर इनके पास आ गया। लाहौर को इन्होंने अपनी क्या बनाई? लाहौर राजधानी। अभी तक राजधानी क्या थी? लोहगढ़ थी। तो अब लाहौर को 1799 में किसने राजधानी बनाई? रणजीत सिंह ने, पंजाब की राजधानी। और इधर जो है 1808 ईस्वी में जो है ये 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से ले लेते हैं अमृतसर। भंगी मिसल था अमृतसर वाले क्षेत्र में। कौन सा मिसल था? भंगी मिसल, जो कि बहुत शक्तिशाली था। तो भंगी मिसल को परास्त करके अमृतसर पर क्या कर देते हैं? कब्जा कर लेते हैं। कौन? रणजीत सिंह। तो अमृतसर में चूंकि अमृतसर अभी क्या थी, वहाँ पर जो है जितने भी गुरु थे उनकी गद्दी हुआ करते थे, बैठा करते थे। तो अमृतसर को इन्होंने अपनी क्या बनाई? धार्मिक राजधानी। क्या बनाई? धार्मिक राजधानी। तो प्रश्न आता है कि जो रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह के समय जो है धार्मिक राजधानी क्या थी? अमृतसर। और राजनीतिक राजधानी क्या थी? लाहौर। राजनीतिक राजधानी क्या थी? लाहौर। तो दो राजधानियाँ थी। जैसे इस समय राजनीतिक राजधानी हमारी क्या है? दिल्ली है, और धार्मिक राजधानी वाराणसी है। इसी तरीके से उस समय धार्मिक राजधानी इनकी क्या थी? अमृतसर थी, और राजनीतिक राजधानी थी लाहौर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है पुनः जो है राज्य स्थापित हो जाता है, और फिर धीरे धीरे सबको जीतते चले जाते हैं। इसके बाद में तो जब ये जीत रहे होते हैं तो फिर 1809 ईस्वी में अंग्रेज़ों को लगता है कि अब ये हमारे जो है हमारे शासन में हस्तक्षेप करेंगे। तो कौन सी संधि होती है? अमृतसर की संधि। कब होती है? 1809 में। किसके साथ में होती है? अंग्रेज़ों के साथ में और रणजीत सिंह के साथ में जब संधि हो जाती है। और हाँ, यहाँ जमान शाह इनको राजा की उपाधि भी देता है। अब ये राजा कहलाते हैं। जमान शाह इनको राजा की उपाधि भी देता है कि ले जाओ, लाहौर वगैरह सब तुम्हारा है और तुम वहाँ के क्या हो? राजा हो।
तो इस तरीके से ये जो है अमृतसर की संधि होती है। अब इस संधि में कुछ बातें होती हैं। इस संधि में सबसे प्रमुख बात क्या होती है, जो सतलज नदी है, जो सतलज नदी है, सतलज नदी के पूरब में तुम विस्तार नहीं करोगे। रणजीत सिंह से कहा जाता है कि सतलज नदी के पश्चिम वाला हिस्सा तुम्हारा है, उसके पूरब में आने की चेष्टा भी मत करना। और ये बड़े समझदार आदमी थे, क्योंकि ये देख रहे थे कि अंग्रेज जो है शक्तिशाली हैं और उनसे जो है जवान लड़ाना अच्छी बात नहीं है। तो ये नदी थी सतलज नदी। ये नदी कौन सी थी? सतलज। ठीक है, तो इस सतलज नदी के इधर वाला हिस्सा किसका था? अंग्रेजों का। और ये किस संधि में तय हुआ? अमृतसर की संधि में 1809 में। 1809 में अमृतसर की संधि में। तो यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा क्षेत्र जो है क्या था? पंजाब राज्य था। ये वाला पूरा क्षेत्र क्या था? क्योंकि इधर तो सीमा शुरू हो जाती थी अफगानिस्तान की, तो ये पूरा क्षेत्र किसका था? पंजाबी राज्य का। तो अमृतसर की संधि से सतलज नदी के पश्चिम वाला हिस्सा किसका हो गया? जो है रणजीत सिंह का। और पूरब में ये अभी जो है विस्तार नहीं करेंगे। इनके साथ जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक जो है कोई भी युद्ध अंग्रेजों से नहीं हुई, सिर्फ एक संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। लेकिन इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनका जो सैनिक जत्था था ये बहुत बड़ा था। उस समय एशिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सैनिक जत्था था। किसका? रणजीत सिंह का। सबसे बड़ा सैनिक जत्था अंग्रेजों का था, एशिया का सबसे बड़ा। और दूसरे नंबर पे सैनिक जत्था किसका सबसे बड़ा था? रणजीत सिंह का था। तो ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने बिना सेना के ही विस्तार किया, सेना थी, इसीलिए एक जो है मिसल से और काफ़ी बड़ा राज्य विस्तृत किया, बनाया। तो इस तरीके से 1839 तक आते आते इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब महाराजा रणजीत सिंह ने तो पूरा साम्राज्य क्या कर दिया था? स्थापित कर दिया था, और इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद में जो है अब ये लोग कई रानियां रखते थे। तो एक रानी थी रानी जिंदा या रानी झिंदन, रानी झिंदन और या फिर इनको रानी जिंदा भी कहते हैं, रानी जिंदा भी कहते हैं। तो इस तरीके से मतलब 5-6 वर्षों के अंदर जो है चार लगभग इनके जो है क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो सत्ता पे बैठते हैं। जैसे इन महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद 1839 में खड़ग सिंह आते हैं। कौन आते हैं? खड़ग सिंह के खड़गने से खटखटाती हैं क्या खिड़कियाँ, कुछ ऐसे है ना, कहावत है। तो हाँ, तो खड़ग सिंह बनते हैं। खड़ग सिंह के बाद में नौनिहाल सिंह बनते हैं। कौन बनते हैं? नौनिहाल सिंह। और नौनिहाल सिंह के बाद में शेर आ जाता है। कौन? शेर सिंह। कौन बनता है? शेर सिंह। सब जो है नकारा हैं, सब आवारा हैं, कोई मतलब नहीं। और शेर सिंह के बाद में जो है दिलीप सिंह आते हैं। कौन आते हैं? दिलीप सिंह आते हैं। तो इस तरीके से जो है इनके मरने के बाद, रणजीत सिंह के मरने के बाद में इनके सब जो है बेकार, बिल्कुल ही जो है जो किसी काम के जो है राजा नहीं बनते। खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह, ये क्रम है, याद रखना। कभी कभी क्रम लगाने के लिए आ जाता है। कौन आता है? खड़ग सिंह। खड़ग सिंह के खड़कने से खटकती हैं खिड़कियाँ हैं। तो खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, फिर शेर आ जाता है। नौनिहाल सिंह वैसे ही बच्चा है, नौनिहाल कहते हैं अभी नौनिहाल बच्चा है। तो नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, शेर नाम है लेकिन नाम के शेर हैं, शेर है नहीं। शेर होते तो फिर जो अपने बाप की जो जागीर थी, बाप का सल्तनत था, उसको तो बढ़िया बनाने होते। लेकिन दिलीप सिंह आते हैं। ये बच्चा 4-5 साल का बच्चा था दिलीप सिंह। अब 4-5 साल का बच्चा जब राजा बनेगा तो उसको संरक्षण दिया जाएगा। तो संरक्षक कौन थी? जिंदन, रानी जिंदन, जो इनकी सबसे छोटी रानी थी। किसकी? महाराजा रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह की छोटी रानी रानी जिंदन जो है इनको संरक्षण देती है। किसको? दिलीप सिंह को, जो है संरक्षिका बनती है। हमने देखा इतिहास में जब अल्पवयस्क बेटा होता है तो उसको संरक्षण उसकी माएँ देती हैं, या फिर कोई जो है सौतेली माँ हो, कोई दाई माँ हो, वो संरक्षण देती ना। तो इस तरीके से जो है ये संरक्षण देती है जिंदन। और लाल सिंह को अपना वजीर बनाते हैं। किसको बनाती हैं? लाल सिंह को अपना वजीर बनाती हैं। अब अंग्रेज यही सब देख रहे थे कि रणजीत सिंह मरे। रणजीत सिंह हालांकि बहुत जो है अंग्रेज़ों के लिए वफादार हुआ करता था। रणजीत सिंह के लिए इतिहासकार कहते हैं अंग्रेज़ों के लिए वफादार थे, तभी तो कोई युद्ध नहीं हुए, वो समझते थे। इसीलिए इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठों को भी सहयोग नहीं किया। अगर यहाँ पर जो है मराठों को सहयोग किए होते या फिर जो है मैसूर को सहयोग किए होते तो अंग्रेज़ उस समय निकल जाते। लेकिन ये दूरदृष्टि के राजा थे, तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ शक्तिशाली हैं, उनको जो है, और पहले ही कौन कह चुका था इस बात को कि मधुमक्खी के छत्ते में उंगली लगाना अंग्रेज़ों अंग्रेज़ों को छेड़ना मधुमक्खी छत्ते में उंगली लगाने के समान है। किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने कहा था। तो इस बात को शायद पढ़ रखे होंगे, ये समझ रखे होंगे। तो इसलिए जो है इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना उचित नहीं समझा और उनके साथ जो है मित्रवत व्यवहार किए। और इस बात को जो है अंग्रेज़ समझ रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ बड़े दगाबाज थे। वो सोच रहे थे कब मरे बुढ़ा जो है ये, और हम जो है क्या करें, तुरंत इसका वो जो है राज्य हड़प लें।
अब इसी दौरान एक कहानी और इसमें आती है। इसमें जो है कोहिनूर हीरा था, जो राजा रणजीत सिंह के समय में ही कोहिनूर हीरा फिर से आ जाता है। जो प्रश्न यहाँ पर आता है कभी कभी कि जो कोहिनूर हीरा से जड़ा हुआ जो मयूर सिंहासन था, उस पर भारत का मुगल सम्राट कौन था जो आखिरी रूप पे बैठा था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि रंगीला के समय में ही नादिर शाह भारत में आता है 1739 में, और यहाँ से क्या ले जाता है? मयूर सिंहासन। और मयूर सिंहासन में क्या लगा था? कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा कौन ले जाता है? अब जो है अब्दाली नहीं, नादिर शाह। कौन ले जाता है? नादिर शाह। 1739 में नादिर शाह भारत आता है ना, 1739 में नादिर शाह आता है। तो नादिर शाह यहाँ से कोहिनूर हीरा लेकर चला जाता है, और कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के समय पुनः भारत में आ जाता है। जमान शाह का पुत्र था शाह शुजा। जमान शाह का पुत्र कौन था? शाह शुजा। शाह शुजा जमान शाह का पुत्र था। अब ये जो है यहाँ पर अफ़गानिस्तान में अब जो है यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए जो है युद्ध होता है, उत्तराधिकार के लिए यहाँ पर संघर्ष होता है। तो जमान शाह शुजा भाग करके कहाँ जाता है? लाहौर में। किसके शरण में? राजा रणजीत सिंह के शरण में। राजा रणजीत सिंह के शरण में आता है, तो शरण देते हैं राजा रणजीत सिंह शाह शुजा को। तो शाह शुजा उपहार स्वरूप जो है रणजीत सिंह को क्या देता है? कोहिनूर हीरा देता है। वही कोहिनूर हीरा जो दुनिया का सबसे ज़्यादा नायाब हीरा है, सबसे कीमती हीरा है, बहुत कीमती हीरा है, जाने कितने हज़ारों करोड़ का ये हीरा है। तो उस हीरे और उस हीरे की कहानी ये है कि जब जब ये हीरा किसी पुरुष के हाथ में रहा है, तो पुरुष जो है हाँ उसका विनाशी हुआ है, विकास हुआ, राज्य का हो या उस पुरुष का, उस व्यक्ति का विनाशी हुआ है। तो अब यहाँ देख रहे हो 1739 में और 1839 में कौन मर गया? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह 1839 में निपट गए, हीरा रख रहे थे। अब हीरा जो है जब इनके मरने के बाद दिलीप सिंह के पास आ गया। किसके पास आ गया? दिलीप सिंह के पास आ गया। अब हीरा काल बना दिलीप सिंह के लिए क्या? आंग्ल सिख युद्ध। तो 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। कौन से? 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। किसके समय में? दिलीप सिंह के समय में। जब जो है दिलीप सिंह गद्दी पर बैठते हैं 1843 ईस्वी में, तो 1843 ईस्वी के बाद में जो है दिलीप सिंह कमज़ोर रहते हैं। इनकी माँ जो है क्या करती हैं? इनको संरक्षण देती हैं, रानी जिंदल। और जो है लाल सिंह इसके क्या बनते हैं? वजीर बनते हैं। तो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है 1845 और 46 में। 1845 और 1846 में पहला आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1845 और 46 में। तो याद रखना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। इसके जो है महत्वपूर्ण 2 बातें हैं, 2 संधियाँ महत्वपूर्ण हैं। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हम यहाँ पे सही से लिखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 में। अब यहाँ पर इस समय लगभग 5 युद्ध होते हैं। 5 युद्ध होते हैं, ठीक है। किसके साथ में? सिख सरदारों के साथ में, जो सिख सैनिकों के साथ में, और अंग्रेजों के साथ में। किसके साथ में? अंग्रेजों। तभी तो आंग्ल सिख युद्ध कहा जाएगा। आंग्ल मतलब अंग्रेज, सिख मतलब सिख के सैनिक, और आंग्ल मतलब अंग्रेज के सैनिक। तो युद्ध करते हैं, 5 युद्ध होते हैं, और सारे युद्ध में लगभग ये पराजित हो जाते हैं, क्योंकि सब कमज़ोर थे और पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद में यहाँ पर जब लाहौर में कब्जा हो जाता है, किसका? अंग्रेजों का। लाहौर में, यहाँ पर लाहौर तक आ जाते हैं और लाहौर में कब्जा कर लेते हैं। तो लाहौर में कब्जा करके फिर एक संधि होती है, लाहौर की संधि। किसकी संधि? लाहौर की संधि होती है 1846 ईस्वी में। मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि होती। अब इस लाहौर की संधि की कुछ बातें थी। लाहौर की संधि की कुछ बातें थी। संधि में कहा गया कि सतलज नदी के तुम लोग पश्चिम में ही रहोगे, और लाहौर में हमारा एक रेजिडेंट बैठेगा। कौन बैठेगा? रेजिडेंट। तो लाहौर में इन्होंने जो है लॉरेंस को बना दिया वहाँ का क्या? रेजिडेंट। लॉरेंस जो है रेजिडेंट बनता है कहाँ पर? लाहौर में। रेजिडेंट मतलब कि अंग्रेज जो है अधिकारी बैठेगा और वो तुम्हारे शासन को संचालित कराएगा, ठीक है। तो लॉरेंस को बना दिया जाता है लाहौर का रेजिडेंट। और इसके अलावा जो राजा थे, राजा दिलीप सिंह और रानी जिंदल जो उसकी संरक्षिका थी, और लाल सिंह जो वजीर थे, उसको क्या कर दिया? बरकरार कर दिया जाता है। और जो सेना की टुकड़ी थी उसको कम कर दिया जाता है, कि जो सरदार सेना है, सिख सेना है, उसकी शक्ति कम कर दी जाएगी, यानी सैन्य संख्या क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है, कि ये अब फिर से युद्ध ना करें। तो सैन्य शक्ति को कम कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो है बाकी सब कुछ यथावत चलता रहता है, ठीक। अब इसके बाद में, और इसके अलावा एक चीज़ और होता है यहाँ पर, कश्मीर जो है, कश्मीर बात है। कश्मीर अब चूंकि इनसे युद्ध हर्जाना भी ले जाता है, युद्ध करते हैं तो लगभग जो है करोड़ों रुपए इनसे क्या ले जाता है? युद्ध का हर्जाना ले जाता है। अब ये युद्ध हर्जाना दे नहीं पाते हैं, युद्ध हर्जाना दे नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर गुलाब सिंह था कश्मीर वाले क्षेत्र में। गुलाब सिंह एक जो है धनाढ़ व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति को कश्मीर बेच देते हैं। कौन? अंग्रेज।
कश्मीर को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। अब देखो कश्मीर का इतिहास यहाँ शुरू होगा। कश्मीर को बेचा जाता है किसके द्वारा, सिख सरदारों द्वारा। सिख सरदारों द्वारा अंग्रेज बेचते हैं। ज़मीन हमारी बेच कौन रहा है, अंग्रेज बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं, गुलाब सिंह को। तो गुलाब सिंह अब जो है कश्मीर का शासक बनेगा धीरे से, तो गुलाब सिंह को बेच देते हैं। अब ये बात नागवार गुजरती है, किसको, जो है सिख सरदारों को नागवार गुजरती है। तो ये विद्रोह करते हैं सिख सिंह, ये लाल सिंह वगैरह विद्रोह करते हैं कि हमारी ज़मीन को क्यों बेच दिया भाई, और सस्ते मद्दे में बेच देते हैं। तो फिर जो है ये विद्रोह करते हैं, कौन, लाल सिंह वगैरह जो वजीर थे सिख जो है लाहौर सिख सरदारों के। तो ये लोग विद्रोह करते हैं, और विद्रोह करते हैं तो फिर से विद्रोह को दबा दिया जाता है। उसके बाद में भैरोवाल की संधि होती है। कौन सी संधि होती है, भैरोवाल। तो प्रथम आंग्ल युद्ध में 2 संधियाँ होती हैं, लाहौर की संधि और भैरोवाल की। ये दिसंबर 1846 में ही होती है, दिसंबर 1846 में। दूसरी संधि होती है कुछ ही महीने बाद में, भैरोवाल की संधि। तो इस भैरोवाल की संधि में अब कहा जाता है तुम्हारा राज सत्ता खत्म कर दिया जाएगा। 8 सरदारों का एक जो है काउंसिल बनाया जाता है, और 8 सरदार वो क्या करते हैं, अब वहाँ पर शासन करते हैं। कहाँ पर, लाहौर में। और इन लोगों को जो है वार्षिक पेंशन दे करके वो भेज दिया जाता है बनारस। यहाँ से उठा करके रानी जिंदल को भेज दिया जाता है बनारस। इतनी दूर भेजते थे कि दोबारा वहाँ पहुँच न पाए। रानी जिंदल को कहाँ भेज दिया, बनारस। तो इस तरीके से प्रथम आंग्ल युद्ध जो है 1846 ईस्वी में ख़त्म हो गया, जो 45 से 46 एक वर्ष चला। और इस युद्ध में 2 प्रमुख संधियाँ थी, कौन सी, लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि। दोनों एक ही साल में हुई, 1846 में, मार्च में 1846 में लाहौर की संधि हुई, और दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि हुई। भैरोवाल की संधि में जो है अब जो है इनको वार्षिक पेंशन दे करके लगभग 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे करके बनारस भेज दिया जाता है। अब इसके बाद में यहाँ के सरदार नाराज़ होते हैं, जो है पंजाब के सरदार, क्योंकि रानी के साथ ये बदतमीजी करते हैं, अंग्रेज बदतमीजी करते हैं। पहली बात तो उसकी जो है महारानी की क्या कर देते हैं, पेंशन को कम कर देते हैं। 1.5 लाख पेंशन निर्धारित हुआ था, उस पेंशन को कम कर देते हैं 48,000। कितना कर देते हैं, 48,000 कर देते हैं। और जितना उनके पास गहने थे, बड़ी सुंदर थी रानी जिंदल, ठीक है, तो गहने वहने बहुत पहनती थी, गहने वहने पहनती थी। तो गहने वहने सब अंग्रेज क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। बड़ी अभद्रता करते हैं अंग्रेज। तो फिर सिख सरदार क्या होते हैं, नाराज़ होते हैं, और उसके कारण शुरू होता है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। कौन सा युद्ध, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। तो सेकंड आंग्ल सिख युद्ध होता है, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1800 जो है 48 और 1849 में, 1848 और 1849 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है। और इस आंग्ल सिख युद्ध में पूरी तरीके से जो है अंग्रेज क्या कर लेते हैं, जो इस समय डलहौजी यहाँ का क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी। और डलहौजी की क्या थी, हड़प नीति। बाद अभी पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की कौन सी नीति थी, हड़प नीति। तो ये कहता है कि ऐसे काम बनेगा नहीं। और 1849 ईस्वी में डलहौजी ने हड़प लिया किसको, जो है पंजाब को। पंजाब को 1849 में अपने साम्राज्य में मिला लिया, 1849 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। और 1839 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी, राजा रणजीत सिंह को। तो 10 वर्ष बाद ही 1839 में मरने के 10 वर्ष बाद ही 1849 ईस्वी में जो है डलहौजी ने पंजाब को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। तो इस तरीके से 1849 में पंजाब की कहानी ख़त्म हो जाती है। और जो बच्चा था, अभी अल्पवयस्क बच्चा था, कौन, दिलीप सिंह को उसकी मम्मी के साथ भेज दिया जाता है इंग्लैंड, कि जाओ तुम इंग्लैंड में रहो और वहीं पर पढ़ाई करो। भी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, राजा साजा ना बनो। तो उसको पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है, इंग्लैंड, लंदन भेज दिया जाता है। और वार्षिक पेंशन देकर के कि हम पेंशन दे रहे हैं, इसलिए तुम पढ़े लिखो। और उनका कोहिनूर हीरा छीन लिया जाता है, अंग्रेज कोहिनूर हीरा छीन लेते हैं। अंग्रेज बड़े चालाक थे, वो देख रहे थे कि इस कोहिनूर हीरा ने बड़ा महाभारत कराया है। कोहिनूर हीरा की कहानी कहाँ से शुरू होती, बहुत मतलब प्राचीन समय से ऐसा माना जाता है कि जो श्री कृष्ण भगवान थे, इनके पास भी वो कोहिनूर हीरा था। तब नाम कुछ दूसरा था। कोहिनूर हीरा तो 1739 में नादिर शाह ने उसका नाम रखा था जब वो लेकर गया था। कोहिनूर मतलब होता है सुंदर, बहुत नूर था, नूर मतलब सुंदर, तो मतलब बहुत सुंदर हीरा था, नायाब हीरा था। तो वो जब कृष्ण जी के हाथ पे जाता है हीरा, तो कृष्ण जी, देखो महाभारत युद्ध होता है कृष्ण जी के समय में, और कृष्ण जी का पूरा वंश विनाश हो जाता है। उनके समय में ही कृष्ण जी का पूरा वंश खत्म हो जाता है। और उसके बाद में अगर बात करें इधर जो है इन इतिहासों की, जब हीरे के बारे में जानकारी होती है, तो दक्षिण भारत में जो है हीरा मिलता है किसको, मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ला करके अलाउद्दीन खिलजी को देता है। अलाउद्दीन खिलजी का नाश हो जाता है। फिर जो है मोहम्मद तुगलक के हाथ में आता है। मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाएं असफल हो जाती हैं, वो भी बर्बाद हो जाता है। फिर उसके बाद में वो हीरा पहुंचता है
मुग़ल दरबार में जो है बाबर के पास में, बाबर इत्तेफाक से क्या करता है, मतलब हुमायूं देता है। हुमायूं जो है जब अपने ईरान जो है निर्वास के दौरान में ईरान में रहा ना, जब उसको खदेड़ा था किसने, शेरशाह सूरी ने, तो ईरान से उसको हीरा मिल जाता है, किसको, हुमायूं को। लाकर बाप को कहता है देखो बाप तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सामान लाए हैं, ये लो गिफ्ट। तो उपहार स्वरूप देते हैं उसको, लेकिन वो कहते हैं नहीं बेटा तुम ही रख लो। तो हुमायूं को रख लेते हैं। हुमायूं का क्या हाल होता है, लुढ़कते लुढ़कते मर जाता है, इधर से उधर भागता रहता है और लुढ़कते लुढ़कते मर जाता है। और हुमायूं के बाद में वो हीरा किसके पास पहुँचता है, शाहजहाँ के पास में, और शाहजहाँ मयूर सिंहासन में लगवा लेता है। और शाहजहाँ का हाल क्या होती है, उसके ही बेटे उसे बंधक बना करके रख देते हैं और ज़िंदा रहता है, जब तक ताजमहल को निहारता रहता है और जो है बंधक बना रहता है। तो औरंगजेब जो है उसको बंधक बना करके रखता है जो है काफ़ी लंबे समय तक। तो शाहजहाँ की ये शाहजहाँ का ये हाल हुआ। तो इसके बाद में फिर वो जो है हीरा जो है इसी मुग़ल सम्राट जो है उसके पास रहा, रंगीला के पास रहा। उसी समय नादिर शाह आ गया और नादिर शाह लेकर भाग गया 1747 में। वो भी उसके बाद में 4-5 साल उसकी भी हत्या हो जाती है, वो भी मर जाता है। तो इस तरीके से कहानी बड़ी विचित्र थी जिस पुरुष के पास रहा है। और अंग्रेज़ बड़े चालाक थे, इन्होंने कहा अब हीरा हमको मिल गया है दिलीप सिंह से, तो क्या करेंगे, हीरे को महारानी के मुकुट में जड़ा देंगे। और इंग्लैंड में महारानी को दे देते हैं। 1850 ईस्वी में हीरे को जड़ा दिया जाता है राजमुकुट में, और राजमुकुट वो महारानी ही लगाती हैं। तो महिला के पास रहेगा तो उन्नति करेगा, विकास करेगा। और ये बात भी कहते थे अगर कोई पुरुष वहाँ का राजा बनेगा, मान लो महारानी है तो कोई बात नहीं मुकुट, लेकिन पुरुष राजा बनेगा तो हीरा नहीं धारण करेगा, उसकी पत्नी हीरा वाला जो है मुकुट धारण करेगी। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों के यहाँ आज भी हमारा वो कोहिनूर हीरा उसी जो राजमुकुट में रखा हुआ और एक म्यूजियम में रख दिया गया है, एक म्यूजियम में रख दिया गया है। तो इस तरीके से जो है ये कोहिनूर हीरे ने बड़ी बर्बादी की है पूरे जिन जिन के हाथों में आया है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया।